दोस्तों, ये है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक का चैप्टर 6। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक की प्लेलिस्ट दी हुई है, तो जाकर ज़रूर देखना। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग चैप्टर 6। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नज़रअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाज़ा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन मन मारकर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखिए, आप देखेंगे कि कई लोगों को हे मैक या फिर यार कहकर बुलाया जाता है जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण यस सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज़्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई आदमी अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो आदमी यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना ज़रूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक तर्क देना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है, इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम: याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय पक्का कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहनिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यह विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज़ वेयर ने प्रायोजित किया था। इस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्ट रूम, बेडरूम और स्कूल रूम में लगा कर रखना चाहिए। एक और विज्ञापन में एक पुलिस वाला बोलता है, आप किसी बच्चे के हाव भाव से समझ लेते हैं कि यह बच्चा बदमाश है, यह ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़े से पहचानते हैं, और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर उस राय को बदलना, उस बच्चे के प्रति अपने रवैये को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चे को देखें, उसे उसके टीचर की नज़रों से देखें, अपने पड़ोसी की नज़र से देखें। उसका जो हुलिया है, वह जो कपड़े पहनता है, क्या उससे उसकी गलत छवि बन रही है? क्या आपको यह पक्का विश्वास है कि वह सही दिखता है, सही कपड़े पहनता है और हर जगह सही व्यवहार करता है? यह विज्ञापन बच्चों के बारे में था।
परंतु इसे वयस्कों पर भी लागू किया जा सकता है। आप शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर कर लें और पड़ोसियों की जगह सहयोगी कर लें, टीचर की जगह सुपीरियर कर लें और उनकी जगह अपने आप को कर लें। अब यह वाक्य इस तरह का हो गया, अपने आप को अपने सुपीरियर की नज़रों से देखें, अपने सहयोगियों की नज़रों से देखें। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है, इससे यह सीख लें। सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण दिखें क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में करें। हमारे मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले हमें सलाह दिया करते थे, इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, नई टाई पहन कर आना, अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छे दिखना क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रोफेसर का मनोविज्ञान बिल्कुल सही था। इस बारे में कोई गलतफहमी न पालें। आपके बाहरी रूप रंग या हुलिये से आपके मानसिक हुलिये पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसा दिखते हैं यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। सभी बच्चे हैट स्टेज से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि वे जिस पात्र का अभिनय करना चाहते हैं वे उसका हैट पहनकर उसकी नकल करते हैं। मुझे अपने पुत्र डेवी के साथ हुई हैट की एक घटना हमेशा याद रहेगी। एक दिन वह अड़ गया कि उसे लोन रेंजर ही बनना है, परंतु उसके पास लोन रेंजर का हैट नहीं था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह दूसरा हैट पहनकर लोन रेंजर बन जाए, परंतु उसने आपत्ति की, पर डैड, मैं बिना लोन रेंजर हैट पहने लोन रेंजर की तरह नहीं सोच पाऊंगा। मैंने आखिरकार हार मान ली और उसे उसका मनचाहा हैट खरीद कर दे दिया और हैट पहनने के बाद वह सचमुच लोन रेंजर बन गया। मैं इस घटना को अक्सर याद कर लेता हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसने भी सेना में नौकरी की है वह जानता है कि जब कोई आदमी सिपाही की यूनिफॉर्म में होता है तभी वह सिपाही की तरह महसूस कर पाता है, तभी वह सिपाही की तरह सोच पाता है। जब कोई महिला पार्टी की ड्रेस पहन लेती है तभी वो पार्टी में जाने के लिए इच्छुक होती है। इसी तरह से अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाले कपड़े पहन ले तो वह एग्जीक्यूटिव की तरह दिखने लगता है, उसकी तरह सोचने लगता है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में यह सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं, परंतु इससे धोखा न खाएं। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार होता है और पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो। एक दिन सुपरमार्केट में मैंने एक टेबल पर अंगूर रखे देखे जिन पर कीमत डली थी 1 पौंड 15 सेंट में। दूसरी टेबल पर भी बिल्कुल वैसे ही अंगूर रखे थे, परंतु उन्हें पॉलीथीन के बैग में पैक किया हुआ था और उन पर कीमत लिखी हुई थी 2 पौंड 35 सेंट में। मैंने वजन करने वाले युवक से पूछा, इन दोनों तरह के अंगूरों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है, उसने जवाब दिया, पॉलीथीन के कवर का। पॉली बैग वाले अंगूर साधारण अंगूरों से 2 गुना ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि वे ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। अगली बार जब आप खुद को बेचने जाएं तो अंगूरों के उदाहरण को ध्यान में रखें। अच्छी पैकिंग हो तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से बेच पाएंगे और ज़्यादा कीमत में भी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपको जनता उतना ही पसंद करेगी। कल आप उन लोगों को देखें जिन्हें रेस्टोरेंट, बसों, भीड़ भरी लॉबियों, स्टोर्स और ऑफिस में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। लोग सामने वाले आदमी पर एक नज़र डालते हैं, अवचेतन में उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। हम किसी आदमी की तरफ देखते हैं और यार वाला व्यवहार करते हैं। हम दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और यस सर वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, आदमी का बाहरी आवरण बोलता है। अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती है। इससे लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, यह महत्वपूर्ण आदमी है, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। इस आदमी का सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर भरोसा करना चाहिए। यह खुद का सम्मान करता है और मैं भी उसका सम्मान करूँगा। फटे हाल या गंदे कपड़े पहने आदमी की लोगों पर नकारात्मक छाप पड़ती है। ऐसे कपड़ों से यह संदेश पहुंचता है, यह रहा एक असफल आदमी, लापरवाह, अयोग्य, महत्वहीन। वह सिर्फ एक औसत आदमी है, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे धक्के खाने की आदत होगी,
जब मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात पर जोर देता हूँ कि अपने पहनावे का सम्मान करो, तो मुझसे हमेशा यही सवाल पूछा जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पहनावा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊंगा जिन्हें पहनकर मुझ में आत्मविश्वास जग जाएगा और दूसरे मेरा सम्मान कर पाएंगे? यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है। इसने मुझे भी काफी समय तक परेशान किया था, परंतु इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगुनी कीमत दो और आधी संख्या खरीदो। इस सूत्र को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, फिर इस पर अमल करें। हैट, सूट, जूते, मोजे, कोट, जो भी कपड़ा आप पहने इसी हिसाब से पहने। जहाँ तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल करेंगे तो पाएंगे कि न सिर्फ इससे आपकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों की नज़रों में भी आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। और आप पाएंगे कि ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फ़ायदे में रहें, क्योंकि आपके कपड़े ज़्यादा समय तक चलेंगे, क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। और जब तक वे चलेंगे तब तक उनकी क्वालिटी भी बनी रहेगी। जो आप खरीदेंगे वह ज़्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं। आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है, वह $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार के बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी ज़्यादा मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और यह दूसरों से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर लें कि वह सबसे यही कहे, यह रहा एक आदमी जो अपना सम्मान करता है, यह आदमी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण आदमियों के साथ किया जाता है। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं, तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, तो आप सचमुच छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। यह सोचिए कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वालों की यह कहानी अक्सर सुनाई जाती है। यह बहुत बढ़िया कहानी है, इसलिए इसे एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। जब यह सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। यह कहानी हमें यह नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंटों वालों की जिंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें कोई चीज़ पीछे से ढकेल कर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर, जिसने यह कहा था कि वह गिरजाघर बना रहा था, उसने हमेशा ईंटें नहीं उठाई होंगी। शायद वह फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वह आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान का सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था। उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपका क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। मेरे दोस्त नियुक्तियां देने वाली एक फर्म चलाता है। उसने मुझसे हाल ही में कहा, हम किसी की नौकरी के आवेदन में इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि वर्तमान नौकरी के बारे में किसी कर्मचारी की राय क्या है। जब हम देखते हैं कि उसकी नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो हम पर इसका हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आवेदक की नज़र में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो उसकी नज़र में उसका अगला काम भी महत्वपूर्ण होगा। हमने यह पाया कि जो आदमी अपने काम का जितना सम्मान करता है, वह उस काम को उतनी ही अच्छी तरह से करता है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है। अपनी वेशभूषा की तरह आपका अपने काम के बारे में सोच भी आपके सुपीरियर, सहयोगियों, अधीनस्थों से कुछ कहता है। दरअसल आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कहता है। कुछ महीने पहले मैंने एक दोस्त के साथ कुछ घंटे का समय बिताया। मेरा यह मित्र एक अप्लायंस निर्माता के यहाँ पर्सनल डायरेक्टर है। हमने आदमी बनाने के बारे में बात की। उसने अपना पर्सनल ऑडिट सिस्टम मुझे समझाया और कहा कि उसने इससे बहुत सीखा है।
हमारे यहाँ 800 लोगों का गैर उत्पादक स्टाफ है। हमारे पर्सनल ऑडिट सिस्टम में मैं अपने एक सहयोगी के साथ हर 6 महीने में अपने हर कर्मचारी का इंटरव्यू लेता हूँ। हमारा लक्ष्य सीधा है। हम जानते हैं कि हम उसके काम में उसकी क्या मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना वो हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा होता। हम कर्मचारियों से सीधे सवाल नहीं पूछते हैं। इसके बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे जो कहना चाहते हो कहें। हम उनके सच्चे विचार सुनना चाहते हैं। हर इंटरव्यू के बाद हम उनके काम के बारे में उनके रवैये का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करते हैं। मैंने इससे यह सीखा, उसने आगे कहा। हमारे कर्मचारी ए ग्रुप या बी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में फिट होते हैं, और उनके किसी ग्रुप में फिट होने का आधार होता है उनके काम के बारे में उनका रवैया। बी ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा, कंपनी की रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियों, छुट्टी के समय, बीमा योजना में सुधार और ओवरटाइम के बारे में बात करते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें पिछले मार्च में ओवरटाइम दिया गया था, क्या इस बार भी मार्च में उन्हें ओवरटाइम दिया जाएगा। वे अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में भी काफ़ी बातें करते हैं। वे हमें विस्तार से बताते हैं कि उन्हें अपने साथी कर्मचारियों की कौन सी बातें या आदतें पसंद नहीं हैं। कुल मिलाकर बी ग्रुप के लोग और इस ग्रुप में हमारे गैर उत्पादक स्टाफ के लगभग 80% कर्मचारी आते हैं, अपनी नौकरियों को आवश्यक बुराई समझते हैं। अपनी नौकरी के बारे में ए ग्रुप के व्यक्तियों का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है और हमें सुझाव देता है कि वह किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। वह हमसे किसी और बात की उम्मीद नहीं करता, वह हमसे सिर्फ अवसर चाहता है। एक ग्रुप के लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं। वे बिजनेस सुधारने के सुझाव देते हैं। वे मेरे ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को रचनात्मक और लाभदायक समझते हैं, जबकि बी ग्रुप के लोग मानते हैं कि इंटरव्यू या हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम एक ब्रेन वॉशिंग अभियान है और इससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वे खुश होते हैं। किसी के रवैये का उसकी सफलता से क्या संबंध है, यह देखने का तरीका हमारे पास है। कर्मचारियों को प्रमोशन देना, उनकी तनख्वाह बढ़ाना और बाकी खास लाभ देने की जितनी भी सिफारिशें होती हैं, वे सब मेरे पास आती है। हमेशा यही देखने में आया है कि लाभ देने की सिफारिशें एक ग्रुप के लोगों के लिए की जाती है, और हमेशा यही देखने में आया है कि जितनी भी समस्याएं होती है वे बी ग्रुप के लोगों की तरफ से आती है। उसने कहा, मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए और उसकी किस तरह मदद की जाए कि वे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाएं। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, यह सोचिए कि आप में योग्यता कम है, यह सोचिए कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचिए कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचिए और आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचिए, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचिए और आप सफलता की चोटी पर पहुँच जाएंगे। जीतने का सीधा सा रास्ता यह जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। सुपरवाइज़र के पहलू से देखिए और अपने आप से पूछिए कि आप किस आदमी को प्रमोशन देंगे या किस आदमी की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। पहला, उस सेक्रेटरी की जो आपके बॉस के ऑफिस में न रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी की जो इसी समय में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर देती है ताकि वापस लौटने पर वह अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। दूसरा, उस कर्मचारी को जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर उन्हें मेरे काम का तरीका पसंद नहीं आता तो मैं यह काम छोड़ सकता हूँ। या उस कर्मचारी को जो आलोचना को रचनात्मक रूप से लेता है और ज़्यादा अच्छा काम करने का गंभीर प्रयास करता है। तीसरा, उस सेल्समैन को जो ग्राहक को बताता है, अरे मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। या उस सेल्समैन को जो कहता है, मिस्टर ब्राउन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
चौथा, उस फोरमैन को जो किसी कर्मचारी से कहता है, सच बात कहूँ तो मैं अपने काम को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ऊपर के लोग मेरी नाक में दम किए रहते हैं। आधा से ज़्यादा समय तो मैं यह नहीं समझ पाता कि बॉस क्या बोल रहे हैं। या उस सुपरवाइज़र को जो कहता है, किसी भी काम में कोई ना कोई गड़बड़ बात तो होती ही है, परंतु मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ऊपर के लोग काफ़ी समझदार हैं। वे हमारी समस्याएं समझते हैं और हमारा भला चाहते हैं। क्या इससे आपको यह पता नहीं चल जाता कि कई लोग सारी जिंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनका सोच और केवल उनका सोच ही उन्हें वहां बनाए रखता है। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे एक बार बताया कि किस तरह उसकी एजेंसी अपने नए अनुभवहीन लोगों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देती है। कंपनी की नीति यह है, उसने कहा, कि हम किसी भी नए युवक को शुरुआती सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दें। आमतौर पर यह युवक कॉलेज ग्रेजुएट होता है और हम शुरू से इसे मेल बॉय का काम सौंपते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डांग पहुंचाने के लिए किसी कॉलेज ग्रेजुएट की ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य यह होता है कि इस नए युवक को हमारी एजेंसी की सभी तरह के कामों का अनुभव हो जाए। जब वह यह काम अच्छी तरह से सीख लेता है तो हम उसे नया काम दे देते हैं। कभी कभार यह होता है कि जब हम उस नए युवक को बताते हैं कि उसे शुरुआती में डाक लाना और ले जाना है, तो उसे लगता है कि डाकिये का काम करना छोटा और महत्वहीन है। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने गलत आदमी चुन लिया है। अगर उसमें यह देखने की दूरदृष्टि नहीं है कि मेल बॉय का काम सीखना ज़रूरी है, कि यह महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में पहला व्यवहारिक कदम है, तो हमारी एजेंसी में उसका कोई भविष्य नहीं है। याद रखें, एग्जीक्यूटिव्स जब इस सवाल का जवाब सोचते हैं, उस स्तर पर वह आदमी क्या करेगा, तो इसके पहले वे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अभी वह जो काम कर रहा है वह कैसा कर रहा है। यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है जो दमदार है, सीधा सा और आसान है। आगे बढ़ने से पहले इसे कम से कम 5 बार पढ़ें। वह आदमी जो सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है। और बेहतर काम का मतलब होता है ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा सुख। हम सभी ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह जल्दी से अपने माता पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियों को सीख लेते हैं। चाहे भोजन की रुचि हो, व्यवहार के तरीके हों, धार्मिक और राजनीतिक विचार हों या किसी और तरह का व्यवहार हो, बच्चा आमतौर पर अपने माँ बाप की सोच का जीता जागता प्रतिबिंब होता है। वह नकल करके सीखता है और यही वयस्कों के साथ भी होता है। लोग जिंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं। वे अपने लीडर्स और सुपरवाइजर्स की नकल करते हैं। उनके विचारों और कार्यों पर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसे आसानी से परख सकते हैं। अपने किसी दोस्त और उसके बॉस का अध्ययन करें। यह देखें कि दोनों के सोच और कार्यों में कितनी समानताएं हैं। आपका दोस्त इन क्षेत्रों में अपने बॉस की नकल कर सकता है। भाषा और शब्दों का चयन, सिगरेट पीने का तरीका, चेहरे के कुछ भाव और आदतें, कपड़ों का चुनाव और कार का चयन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में समानता दिख सकती है। नकल की शक्ति को देखने का एक और तरीका कर्मचारियों के रवैये और बॉस के रवैये की तुलना करना है। अगर बॉस नर्वस, तनावग्रस्त, चिंतित होगा तो उसके करीबी सहयोगी भी इसी तरह के होंगे। परंतु जब मिस्टर बॉस सफल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उनके कर्मचारी भी सफल और अच्छा महसूस करते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हम अपने काम के बारे में जिस तरह सोचते हैं, उससे यह तय होता है कि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में किस तरह सोचेंगे। हमारे अधीनस्थों का काम के बारे में जो रवैया होता है, वह काम के बारे में हमारे अपने रवैये का प्रतिबिंब होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे अच्छे बुरे रवैये का असर हमारे अधीनस्थों के रवैये पर पड़ता है, जिस तरह कि किसी बच्चे पर अपने माँ बाप के रवैये का असर पड़ता है। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। कभी आपने देखा है कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन ने आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज़्यादा रोमांचित कर दिया हो? या कभी आपने गौर किया है कि किसी उत्साही धर्मोपदेश या वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही और सजग बना दिया? अगर आप में उत्साह होगा तो आपके आसपास के लोगों में भी उत्साह होगा। परंतु आप अपने भीतर उत्साह किस तरह भर सकते हैं? मूलभूत कदम आसान है। उत्साहपूर्वक सोचिए, हमेशा आशावादी, प्रगतिशील विचार रखिए। यह बहुत बढ़िया काम है और मैं यह कर सकता हूँ। आप जो सोचते हैं, आप वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचिए और आप उत्साही बन जाएंगे।
अपने अधीनस्थों से अच्छी क्वालिटी का काम करवाने के लिए आपको उस काम के बारे में उत्साही होना पड़ेगा। दूसरे भी आपके उत्साह को देखकर उत्साहित हो जाएंगे और आपका काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परंतु अगर आप नकारात्मक रूप से अपनी कंपनी को खर्च, सप्लाई, समय और दूसरे छोटे छोटे तरीकों से धोखा देते हैं, तो आप अपने अधीनस्थों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप देर से ऑफिस आएंगे और जल्दी चले जाएंगे, तो आप अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखेंगे। हमें अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में सही रवैया रख सके। हमारे सुपीरियर हमारे काम की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करते समय उसी काम का मूल्यांकन करते हैं जो हमारे अधीनस्थों ने किया है। इसे इस तरह से देखें, आप किसी डिवीज़न सेल्स मैनेजर का प्रमोशन देंगे उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन बढ़िया काम कर रहे हैं, या उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन केवल औसत प्रदर्शन कर रहे हैं, या आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर प्रमोशन देंगे उस सुपरवाइज़र को जो अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेता है, या उस सुपरवाइज़र को जिसका डिपार्टमेंट लक्ष्य से काफ़ी पीछे रहता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखिए ताकि आपके अधीनस्थ भी सीख ले कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। दूसरा, जब आप हर दिन काम पर जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा हूं जिससे सामने वाला कुछ सीख ले सके। क्या मेरी आदतें ऐसी है जो मैं अपने अधीनस्थों में देखना चाहूँगा। हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं। कुछ महीने पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाली तकनीक के बारे में बताया। यह तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है टेलीफोन करना, सेल्समैन ने बताया, जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फ़ोन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था और मैं जानता था कि मेरी आवाज़ फ़ोन पर कैसी सुनाई देती होगी। सामने वाले आदमी के लिए यह बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वह फ़ोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। यह मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि सोमवार को मैं सप्ताह के किसी और दिन के मुकाबले ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी कि सोमवार की मेरी प्रेरणा मंगलवार तक खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता है तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता। क्यों ना मैं फ़ोन कॉल करने के पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहाँ कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बात की। मैंने अपने आप को बताया, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें इन कारों की ज़रूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही यह आत्मप्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे फ़ोन कॉल करने में ज़रा भी हिचक नहीं हुई। मैं फ़ोन करने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली प्लॉट में खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता हूँ, परंतु मैं अब भी इस तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है। यह बहुत शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुँचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें और यह जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर आदमी को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह भूल गया कि वो क्या कहना चाहता था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बात करने के बाद वह पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि वह अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वह वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहां आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूँ। मैं यह सोचता जा रहा था, लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ।
मैंने यह याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। मैंने बीच में बोला, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने से पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया, अपने आप को विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए? साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अब इस शाम का सत्र शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बचा था। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि अब आप यह करें, अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूँगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आए और अपना भाषण देना शुरू करें। काश कि आप वहाँ होते और दोनों भाषणों के अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद की दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर यह हुआ कि वह बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। संदेश: प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा ना बनाएं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। खुद को खुद के हाथों बेचने का विज्ञापन बनाएं। 1 मिनट के लिए अमेरिका के बेहद लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला के बारे में सोचें। हर दिन आपकी आंख या कान में कई बार कोक दिखाई या सुनाई दे जाता है। जो लोग कोका कोला बनाते हैं वे आपको लगातार कोक बेचते हैं और इसके पीछे एक कारण होता है। अगर वे आपको लगातार कोक नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि कम हो जाए और एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाए। इससे उनकी बिक्री घट जाएगी। परंतु कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं होने देती। वे आपको बहुत बार सामान बेचती है, बार बार बेचती है। हर दिन हम लोग ऐसे आधे जिंदा आधे मुर्दा लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुद के हाथों नहीं बेचा है। उनमें अपने सबसे महत्वपूर्ण सामान यानी खुद के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं है। ये लोग नीरस हैं, खुद को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कोई हस्ती नहीं है और चूंकि उन्हें ऐसा लगता है इसलिए सचमुच ऐसा ही होता है। आधे जिंदा आधे मुर्दा आदमी को इस बात की जरूरत है कि वह खुद को खुद के हाथों बेच दे। उसे यह महसूस करना होगा कि वह एक फर्स्ट क्लास आदमी है। उसे खुद पर सच्चा पूरा विश्वास करना ही होगा। आप अपना खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन कैसे बनाएं? पहले तो अपने गुणों को चुनें। आप में कौन सी योग्यताएं और काबिलियत है? खुद से पूछें, मुझ में क्या खास बात है? अपने बारे में वर्णन करते समय जरा भी संकोच ना करें। इन गुणों को एक कागज पर अपने शब्दों में लिख लें। फिर अपने बारे में विज्ञापन लिखें। टॉम स्टैली एक युवक है जो तेजी से सफलता के रास्ते पर जा रहा है। टॉम दिन में 3 बार खुद को खुद के हाथों बेचता है और वह ऐसा टॉम स्टैली के 60 सेकंड के विज्ञापन के माध्यम से करता है। वह अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पर्स में अपने साथ रखता है। इस विज्ञापन में उसने क्या लिखा है? टॉम स्टैली से मिले, एक महत्वपूर्ण सचमुच महत्वपूर्ण व्यक्ति। टॉम, आप एक बड़े चिंतक हैं, इसलिए आप बड़ा सोचें। हर चीज़ के बारे में बड़ा सोचें। आप में बढ़िया काम करने की बहुत योग्यता है, इसलिए हमेशा बढ़िया काम करें। टॉम, आप सुख, प्रगति और अमीरी में विश्वास करते हैं, इसलिए सिर्फ सुख के बारे में बात करें, सिर्फ प्रगति के बारे में बात करें, सिर्फ अमीरी के बारे में बात करें। आप में बहुत क्षमताएं हैं टॉम, आप में बहुत क्षमताएं हैं, इसलिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी नौकरी में करें। आपको कोई चीज़ सफल होने से नहीं रोक सकती टॉम, कोई भी चीज़ नहीं। टॉम, आप उत्साही हैं, अपने उत्साह को सबके सामने दिखने दें। आप अच्छे दिखते हैं टॉम और आप अच्छा अनुभव करते हैं, ऐसे ही बने रहें। टॉम स्टैली, आप कल बहुत बढ़िया आदमी थे और आप आज उससे भी बढ़िया आदमी बनकर दिखाएंगे। अब ऐसा करके दिखाइए टॉम, आगे बढ़े। टॉम मानता है कि इस विज्ञापन की मदद से ही वह इतना सफल और महत्वपूर्ण बन पाया। खुद को खुद के हाथों बेचने से पहले मैं सोचा करता था कि मैं हर एक की तुलना में हीन हूँ, छोटा हूँ। अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास सफल होने के सारे गुण हैं और मैं सफल हो रहा हूँ और मैं हमेशा सफल होता रहूँगा। आप अपना खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन कैसे बनाएं? पहले तो अपने गुणों को चुनें। आप में कौन सी योग्यताएं और काबिलियत है? खुद से पूछें, मुझ में क्या खास है? अपने बारे में वर्णन करते समय जरा भी संकोच न करें। इन गुणों को एक कागज पर अपने शब्दों में लिखें। फिर अपने बारे में विज्ञापन लिखें। टॉम स्टैली के विज्ञापन को एक बार फिर पढ़ें। यह देखें कि वह किस तरह टॉम से बात करता है। अपने आप से बात करें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। जब आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं तो किसी और के बारे में न सोचें, खुद के बारे में सोचें। तीसरी बात, आप दिन में कम से कम एक बार इस विज्ञापन को अकेले में जोर से पढ़ें। शीशे के सामने पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। इसे पढ़ते समय शारीरिक गतिविधियों की भी मदद लें।
अपने विज्ञापन को दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ें। इसे पढ़ते समय अपने शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाने दें। इसे जोश के साथ पढ़ें। चौथी बात, आप अपने विज्ञापन को हर दिन चुपचाप कई बार पढ़ें। जब भी आपको किसी परिस्थिति में साहस की ज़रूरत हो, इसे पढ़ें। जब भी आप खुद को निराश या असफल पाएं, इसे पढ़ें। अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पास रखें और इसका प्रयोग करें। एक बात और, बहुत से लोग, शायद ज़्यादातर लोग सफलता की इस तकनीक को पढ़कर हंस सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये लोग यह मानने को तैयार नहीं होते कि विचारों को नियंत्रित करके सफलता पाई जा सकती है। परंतु मेहरबानी करके औसत आदमियों के फैसले को मत मानिए। आप औसत आदमी नहीं हैं। अगर आपको खुद के हाथों खुद को बेचने के सिद्धांत के बारे में कोई शंका है, तो अपने पहचान के सबसे सफल आदमी से सलाह लीजिए कि वह इस बारे में क्या सोचता है। उससे पूछिए और फिर खुद के हाथों खुद को बेचना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।